Most welcome to all of you in a class of हिंदी वर्णमाला विद राघवेंद्र राजपूत। वर्णमाला के 10 से 15 मिनट का ये क्लास है और संपूर्ण वर्णमाला से बनने वाले सभी क्वेश्चनों का सफाया करेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ कंसंट्रेशन के साथ ओनली 10 से 12 मिनट तक। शुरुआत करते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला। वर्णों का जैसे मान लीजिए माला क्या होता है, ये धागा रहा हमारा, इस धागा में हमने मोती पिरोए हैं इस तरीके से और इसको इसमें मिला दिया, तो ये क्रम से पिरोए, तो ये मोतियों का क्रम क्या हो गया, माला। इसी तरीके से वर्ण का क्रम, वर्ण मीन्स होता है अक्षर, वर्ण का क्रम क्या होता है, वर्णमाला। ठीक है, अब तो भूलने की बात नहीं रही वर्णमाला। बिल्कुल आपके दिमाग में सेट करेंगे, तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल ये दिमाग में सेट करने का हमारा काम है। आप सिर्फ वीडियो को कायदे से देख लें। तो यहाँ तक हो गए। वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण क्या है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जिसके टुकड़े न किए जा सकें वो वर्ण है। ठीक है, जो और छोटा न किया जा सके वो वर्ण है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा घर, अब इसके टुकड़े हो जाएंगे, घा अलग हो जाएगा और रा अलग हो जाएगा, लेकिन रा वर्ण है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। घा वर्ण है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। घर शब्द है, इसके टुकड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है भारत की भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, तथा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। अगर जब क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आंसर होगा वर्ड। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक शब्द जहाँ लग जाएगा वहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, शब्द। भाई शब्द जैसे हमने कह दिया रा, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, हमने कह दिया ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, हमने कह दिया माँ, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, और यहाँ पर लिख दिया है रा म, तो अब इसका रम, ये अर्थ निकल आया। ठीक है, ना और ला लिख दिया नल, इसका अर्थ निकल आया। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो अर्थ सहित हो, सा माने सहित और अर्थ माने अर्थ, जो अर्थ सहित हो, तो वो जो अर्थ सहित छोटी इकाई कौन सी है, वो शब्द है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। चलिए नेक्स्ट, भाषा की लिखित इकाई, भाषा की लिखित इकाई वर्ड है, और भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है। भाई मौखिक बोलेंगे तो हम लिखेंगे थोड़ा ना, मौखिक बोलेंगे तो इकाई क्या हो जाएगी, ध्वनि। यहीं पर कन्फ्यूज़न हो जाता है दिमाग में कि भाषा की इकाई, यहाँ शब्द है, ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन, भाषा की मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। अब इससे तुलना करिए, भाषा की लिखित इकाई, भाषा की मौखिक इकाई। जब भी पूछता है कि भाषा की इकाई क्या है, ये लिखित ना लिखा हो तब भी वर्ड लगाएंगे, भाषा की इकाई क्या है तब भी वर्ड लगाएंगे, लेकिन जहाँ पर आ जाए भाषा की मौखिक, मौखिक शब्द अगर लगा होगा तो इकाई होगी ध्वनि। मौखिक में हम बोलते ही तो हैं, आवाज़ें तो निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ण के भेद, वर्ड मीन्स होता है शब्द, ठीक है, सॉरी वर्ड मीन्स होता है अक्षर, वर्ड। और वर्ड के भेद क्या होते हैं, वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं छोटा आ, बड़ा आ, यानी आ ई, ये सब ऋ तक जो हम बोलते हैं, वो ओ और अंग आ तक हम बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं स्वर। और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर का, अब ये का के संग में आ जुड़ा है, इसीलिए अंग्रेजी के अक्षर में, अंग्रेजी में इसको के ए से लिखते हैं, आ जुड़ा हुआ है। और अगर यहाँ हमने हलंत लगा दिया तो अब ये हो जाएगा का प्लस आ, तब मिल करके का बने, तब मिल करके के ए बनेगा। तो हलंत वाला क्या हो गया, का आधा हो गया ये, इसका मतलब इसमें आ जोड़ेंगे तभी इसको हम बोल पाएंगे। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए यहाँ का कबूतर से लेकर के और लास्ट तक व्यंजन है, ज्ञा ज्ञानी तक, ठीक है, ये व्यंजन है, और छोटे आ से लेकर के आहा तक ये क्या है, स्वर हैं। आगे देखिए,
स्वर, अब यहाँ पर देखिए स्वर दिए हुए हैं आपको, ये सभी स्वर हैं, गिन लीजिए कितने हैं भाई। ठीक है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 11। यहाँ 11 लिखे होंगे, 2 4 6 8 10 और एक ये 11। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। उसमें ऋ नहीं होता है, ये वाला हट जाता है उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के आधार जब बोले जाएंगे तो ये 10 रह जाएंगे। ठीक है, अब लिखने के आधार जब बोले जाएंगे तो ये पूरे 11 रहेंगे। क्वेश्चन ये भी दिमाग में सेट रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 11 आंसर देंगे, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 10 आंसर देंगे। हिंदी वर्णमाला की इससे बेटर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। स्वर के प्रकार, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिह्वा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, अब ये किस तरीके से होते हैं आगे हम बता रहे हैं अगली स्लाइड में कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं, अग्र, मध्य और पश्च क्या हैं। ठीक है, सिर्फ सुनते रहिए आप, हमें आपको बीच में कोई भी नौटंकी नहीं बतानी है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सिर्फ अपना सिलेक्शन क्लियर करें। सब्सक्राइब लाइक की कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे सब्सक्राइब चाहिए, ना लाइक चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो चाहिए आप अपना सिलेक्शन क्लियर करें। ह्रस्व स्वर कम समय में, अ इ उ ऋ, ये मूल स्वर हैं इनको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है, आपसे पूछ दिया जाए कि मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं? आप आंसर लगाएंगे, मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से मूल स्वर हैं? आ, ई, उ और ऋ, ये मूल स्वर हैं। और यही ह्रस्व स्वर, इन्हीं को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उनको हम दीर्घ कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये इतने जो हैं ये कैसे हैं? दीर्घ हैं। ठीक है, इसके बाद में प्लुत, प्लुत इनमें 3 गुना, ओम, हे राम, हे भगवान, हे ईश्वर, ये इनमें 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। इनमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय, प्लुत ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय, तो ये प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, अब आपके समझ में आ गए होंगे कि ये भाषा बोलने के आधार पर, भाषा के आधार उच्चारण के आधार पर ये किस कैसे हैं। अब हम देखते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर जीभ के जो अग्र सिरे से बोलते हैं उनको अग्र स्वर कहते हैं। ई, ए, ऐ, ये क्या है? अग्र स्वर। और ये मध्य स्वर आ, इसमें 20 से आवाज़ निकलती है, आ। पश्च स्वर आ, ई, आ, ऊ, ओ, औ, गले से सीधी आवाज़, जीभ के पीछे से आवाज़ निकल रही है। और ई में क्या होता है? ई में आवाज़ तो पीछे से निकल रही है लेकिन जीभ कहाँ लग जाती है? जीभ आगे लग जाती है, जीभ का सिरा टच होता है। ई, ए, ओ, आ, इनमें नहीं लगती है। तो इस तरीके से इनको क्लियर कर लिया हमने, अग्र, मध्य और पश्च। हालांकि इनके बजाय ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर क्या होता है? विव्रत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा मुख खुलता है, आ एक ही है विव्रत स्वर, आ पूरा मुंह खुलता है। अर्ध विव्रत जिनमें आधा मुंह खुलता है, ए। ठीक है, ए, ऐ, ये हो गया। ठीक है, ए और ऐ। इसके बाद हम संवृत आए, इसमें दिया ए दिया नहीं, ए और ऐ। ठीक है, ये। इसके बाद में संवृत स्वर, जिन स्वरों में के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई, उ, इसमें लगभग मुंह पूरा तो बंद नहीं रहेगा, तो बोलेंगे कैसे? लेकिन लगभग शब्द लगा हुआ है, लगभग बंद रहता है। नेक्स्ट है व्यंजन। अब आ जाइए व्यंजन पर। देखिए व्यंजन क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, ज्ञा, और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वहाँ। तो ये कितने हैं? एक में 5 हैं। लाइनें कितनी हैं? का से लेकर के घात पा तक 5, तो 5 में 5 गुणा कर दीजिए, 25 हो गया। 25 हैं व्यंजन जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हम अनुनासिक देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका से हवा निकलती है, यानी नाक से भी हवा निकलती है, तो उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे वहाँ, ना और वहाँ,
इंग्या, नाक से साथ साथ हवा निकल रही, ये कैसे हैं? अनुनासिक हैं। अड़ा अड़ा और अनुनासिक है। ठीक है। अब आगे आइए अयोगवाह। अयोगवाह दो होते हैं, अंग और आहा। ये क्या है? अयोगवाह है। अंग कैसा है? अनुस्वार है और आहा विसर्ग है। ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा होते हैं। अनुस्वार अयोगवाह कौन सा है? अंग है। विसर्ग अयोगवाह कौन सा है? आहा है। 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है, डा और ढा। ठीक है। डा और ढा, ये जो है डा के नीचे बिंदी ढा, तो ये और ढा इसके नीचे बिंदी, तो ये दोनों कैसे होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। इसके बाद में प्रकंपित व्यंजन, रा और ला, इनमें जीभ थोड़ा सा कंपन करती है। रा और ला, इनमें थोड़ा सा जीभ कंपन करती है, तो ये प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छा। छा का से बनता है? का और सा से। ठीक है, ये छा बनता है। और त्रा का से बनता है? ता और रा से मिलकर के बनता है। ज्ञा का से बनता है? जा और वहाँ से मिलकर के ज्ञा बनता है। और स्रा तो आपको पता ही है, सा और रा से मिलकर के ये वाला सा और रा से मिलकर के बनता है स्रा। तो ये संयुक्त हो गया। संयुक्त मतलब जुड़े हुए। अगला है दंतोष्ठ व्यंजन, जो दांत और ओष्ठ से भी उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होता है। फा, बा। ठीक है, फा और बा, ये इनका उच्चारण स्थान कहाँ से? दांत से। अगला है काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन 4 स्थान कंठ द्वारा। ठीक है, 4 स्थान, 4 स्थान नहीं होगा, उच्चारण स्थान। क्या होगा? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कंठ द्वारा एक ही काकल्य व्यंजन है, हा। ओनली हा काकल्य व्यंजन है। अगला है अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण में क्या है, इसको थोड़ा सा हम वैसा विस्तार कर लेते हैं। अल्प प्राण में ये सभी का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, चा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, ता वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, पा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, यानी का और खा छोड़ के गा और का खा गा, घा छोड़ के इंग्या। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो क्या होते हैं? व्यंजन। ये इनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण इनको क्यों कहते हैं? देखिए अल्प प्राण क्यों, इनको बोलने में कम हवा निकलती है। प्राण मतलब हवा, प्राण के शब्द यहाँ पर हवा ले लीजिए, प्राण बिन से क्या ले लीजिए? हवा। तो हवा कहते हैं ना भैया, उनके प्राण निकल गए या कुछ, उसके वो लोग कहते हैं हवा निकल गई। तो अल्प प्राण कम हवा निकलती है। देखिए का, गा, इंग्या कम हवा निकल रही, और खा में ज़्यादा हवा निकल रही, गा के अपेक्षा घा में ज़्यादा निकल रही। तो ये कैसे हैं? अल्प प्राण। ठीक है, अभी आगे वाली स्लाइड में समझा रहे हैं आपको अल्प प्राण। महाप्राण क्या है? का वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, चा वर्ग का दूसरा, का से पा तक सभी वर्गों का दूसरा और चौथा अक्षर कौन सा है? महाप्राण है। और पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण है। अब देखिए यहाँ पर फिर से आ जाइए, यहाँ पर देखिए चारों अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या, रा, ला, वा, यार लव करके इसको याद कर लीजिए, यार लव। तो यारा लावा कैसे हैं? चारों ये अंतस्थ व्यंजन हैं। और एक उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन आपको दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, डा, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है एक। अब आगे बढ़िए, फिर देखते हैं हम महाप्राण में। देखिए ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म कौन से? ये 4 ऊष्म हैं। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। हा कैसा और बताया था अभी पीछे, कमेंट करके बताइए, हम पता पढ़ा चुके हा एक अकेला है। और आगे देखिए अघोष। अघोष में क्या है? का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, ये डंडा नहीं है, पा और फा। ठीक है, पहला और दूसरा अक्षर ये अघोष हैं। कैसे हैं? अघोष। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तथा एक छोटा कर लें इसको सब। हिंदी वर्णमाला का प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण
यहाँ कामा लगा दिए। पहला तथा दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन अघोष होते हैं, यहाँ पर कामा लगा दीजिए। हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, ठीक है, कहाँ का, प्रत्येक वर्ग का, यानी का लाइन का, खा लाइन, सभी लाइनों का, और ऊष्म व्यंजन ये सभी कैसे होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। लेकिन अघोष में हा नहीं है। कौन सा नहीं है, ये हा नहीं है, ठीक है, सॉरी ऊष्म में, हाँ ऊष्म व्यंजन अभी अघोष होते हैं। ऊष्म में ये हा वाला छोड़ के बाकी सभी कैसे होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं।